गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो संश्लेषित रेशे मतलब सिंथेटिक फाइबर, है ना। तो ये क्या चीज़ है इसको पहले हम समझते हैं। आप लोग ड्रेसेस पहनते हैं ना, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और जो जितनी अच्छी ड्रेस पहनता है वो उतना ब्यूटीफुल लगता है, स्मार्ट लगता है। आजकल तो सभी लोग एक से एक ड्रेसेस पहनते हैं, और अभी तो शादी का मौसम चल रहा है तो फिर भाई कहने ही क्या। कभी सोचा है दिमाग में कि ये ड्रेसेस कैसे बनती है? ये ड्रेसेस कहाँ से ये कपड़ा आता है, कहाँ से इसको डिज़ाइन किया जाता है, और कैसे ये किस चीज़ से बना होता है ना। तो हमारा जो आज का चैप्टर है उसमें हम यही समझेंगे कि जो हमारे कपड़े होते हैं, वो जो रेशे होते हैं जिनसे वो बनते हैं, वो कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पर हम उसके लिए दो चीज़ों को पढ़ेंगे। एक होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रेशा, और दूसरा होता है कृत्रिम रेशा। तो पहले तो हम दो चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो वर्ड है सिंथेटिक रेशे, सिंथेटिक रेशे में दो वर्ड हो गया, एक प्रकृति द्वारा नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल, है ना। अब आप इसको याद इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि भाई ये रेशे क्या हैं। तो रेशे में हमने दो रेशे बनाए हैं, मैन मेड और नेचुरल। अब जो नेचुरल रेशेज होते हैं वो क्या होते हैं उसको हम फर्स्ट समझ लेते हैं। तो नेचुरल जो होते हैं वो होते हैं प्रकृति द्वारा बनाए गए, है ना। जो हम बीज बोते हैं और उनसे जो फसल उगती है उससे जो रेशे हमें प्राप्त होते हैं उसे हम नेचुरल या प्राकृतिक रेशे कहते हैं, और उससे फिर ड्रेसेस बनाए जाते हैं, या फिर दूसरे चादर वगैरह। ऐसा काफ़ी लंबी सीरीज है उन सब की। तो ये हमारे बनते हैं। सेकंड हम मैन मेड को लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें हम बनाते हैं फैक्ट्रियों में, और फिर उससे कोई कपड़ा बनता है। तो यहाँ पर बस हमें उन्हीं के बारे में लिखना है कि प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे के नाम, कि कौन कौन सी वस्तुएं उनसे बनाई जाती है और कौन से रेशे का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे अब यहाँ पे मैं एक कपड़ा लिख दूँ, है, और प्रकृति और कृत्रिम दोनों के बारे में हम रेशे के बारे में लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक हो जाएगा कपास, मेनली हम कपास से ही बने हुए सूती वस्त्र पहनते हैं, है ना। बहुत अच्छे होते हैं वो, पहनने में आरामदायक होते हैं। और दूसरे जैसे रियान है और टेरिलिन है, बहुत सारे होते हैं, पॉलिएस्टर, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम इस टेबल को इजीली फिलअप कर सकते हैं। आप लोग ये करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और नहीं आता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। और मेरे इस चैप्टर को यदि आपको बहुत अच्छा लगता है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसको, है ना। तो देखो आगे अब अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे अब नाम यदि इनमें देखते हैं तो कौन कौन से नाम आते हैं। पहला हम कपास, ऊन, रेशम, ये सब कैसे हैं। अब इसको आप अंडरलाइन भी करेंगे और इसको आप याद भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पौधे और ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अच्छा, अभी मैंने बताया ना कि खेतों से, लेकिन कुछ जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन वगैरह है, रेशम है, ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना। तो ऊन जो अपनी भेड़ होती है और खरगोश होता है, इनके सॉफ्ट सॉफ्ट जो बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है। और रेशम, रेशम के बारे में भी आप लोग जानते हैं, रेशम का सबसे सॉफ्ट और महंगा कपड़ा होता है। इसको कीड़ों से बनाते हैं, इसकी भी अपनी एक पूरी एक लाइफ साइकिल होती है। अगले कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी लाइफ साइकिल भी बनाएंगे, और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़कर। तो ये सब कैसे हो गए, कपास, ऊन, रेशम, ये हमारी प्रकृति द्वारा प्रदत्त रेशे हैं। तो कभी ऑब्जेक्टिव आए तो आप इसमें लिख सकते हैं इसको। और दूसरी ओर हम यदि देखें सिंथेटिक के बारे में, संश्लेषित रेशों के बारे में देखें, तो ये मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इनका डिटेल देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले ये समझते हैं कि संश्लेषित रेशे होते क्या हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आप ये इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ बीड्स दिख रहे हैं ना, मोतियों की माला जैसे। तो इसी तरह जब एक एक मोती मिल जाता है तो पूरा एक जो आपका है कृत्रिम रेशा वो तैयार हो जाता है। तो यही है कि एक संश्लेषित रेशा एक छोटी इकाइयों को जोड़कर एक श्रृंखला बनती है, और ये किससे बनी होती है, रासायनिक पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। तो ये आपको वर्ड याद होना चाहिए। ये बहुलक जो है ना, कई बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, परीक्षा में भी आता है कि बहुलक क्या है, पॉलीमर क्या है। तो उसके लिए भी आप इसको तैयार कर लीजिए, है ना। ये दो शब्दों से बना होता है, फर्स्ट इज पोली एंड सेकंड इज मर।
तो पॉली का अर्थ होता अनेक, बहुत सारे, और मर का अर्थ होता है इकाई, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर, पॉली मतलब छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक इकाई या एक श्रृंखला का निर्माण कर लेती है, एक चेन का निर्माण कर लेती है, तो वह क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो जो हमारे संश्लेषित रेशे बनते हैं वह इन्हीं इकाइयों से निर्मित होते हैं। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, नेचुरल भी होते हैं, जैसे कपास। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है यहाँ पे, हो सकता है इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्राकृतिक बहुलक या पॉलीमर का एग्जाम्पल दीजिए आप। अच्छा, इसमें दोनों लैंग्वेज आप थोड़ी थोड़ी याद करिएगा, कई बार क्वेश्चन जो होते हैं ना वो इंग्लिश के मान्य होते हैं, है ना, जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ आता है, तो कई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें इंग्लिश को ही मान्य रखते हैं कि नहीं भाई इंग्लिश वाला सही है, और होता ये है कि कई जगह पे हिंदी के नाम में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप दोनों लैंग्वेज में आप तैयार किया कीजिए, है ना, तो आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बहुलक जो होते हैं प्रकृति द्वारा, एग्जाम्पल है कपास, और ये वाला पॉइंट भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रकृति का ये कपास जो बहुलक होता है ये किसका है? जो क्या कहलाता है? सेलुलोज। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा निर्मित होते हैं। सेलुलोज जो होता है ना एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कैसे जो पौधे होते हैं ना, आप जनरली देखो कि पौधे का यदि हम सारा जूस निकाल लेते हैं तो कुछ लाइंस उनमें रह जाती है, वो मेनली सेलुलोज की ही बनी रहती है। तो कपास में क्या है? कपास में भी रेशे ही है ना। आप कपास जो रुई होती है ना, कपास मतलब रुई, कॉटन, आप रुई को निकाल के देखिएगा, उसमें से ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस नजर आएंगी। तो अब आ जाते हैं, हम सबसे पहले अभी कृत्रिम रेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है रेयान, है ना। तो ये क्या है? अब इसका नाम आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है। ऐसे 3-4 नाम होते हैं तो वो लिख देंगे ऑब्जेक्टिव में कि भाई है ना इसमें से संश्लेषित रेशा कौन सा है, एक हुआ तो एक बता देंगे, 4 के नाम दिए तो उपरोक्त सभी सही, है ना। तो इस तरह रेयान, अब हम रेयान के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्या होता है, देखिए रेशम, ये जो रेशम को भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि कैसे बनता है। रेशम जो होता है ना एक छोटी सी इल्ली होती है, उसके द्वारा बनाया जाता है। अब वो इल्ली कैसे होती है? जो रेशम का कीड़ा होता है वो एक, जो आप लोगों ने शहतूत देखी होगी, काफ़ी खाने में टेस्टी लगती है, ज़्यादातर उत्पादन उसी के ऊपर किया जाता है। शहतूत के जो पौधा होता है उसकी पत्तियों के ऊपर ये जो रेशम का कीड़ा होता है, बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं इसको अभी आप नोट कर लीजिए नाम को, बॉम्बेक्स मोरी। तो ये कीड़ा अपने अंडे देता है, अंडे से क्या निकलती है? इल्लिया को क्या बोलते हैं? लार्वा, है ना। फर्स्ट स्टेज अंडा स्टेज एंड देन सेकेंड स्टेज इज लार्वा स्टेज। लार्वा बनने के बाद में क्या होता है कि ये धीरे धीरे एक धागा सा नुमा रचना को स्त्रावित करते हैं और अपनी बॉडी के चारों तरफ उसको लपेटते रहते हैं। उस धागे को लपेटने के बाद में क्या होता है, थोड़े समय तक वो ऐसे सुस्त पड़े रह जाते हैं, और जो वो ऊपर से लपेटते हैं, जो थ्रेड को लपेटते हैं, वो थ्रेड क्या होता है, वही तो रेशम बनता है। अब वो कीड़ा उसके अंदर जो ये लार्वा है वो अपना डेवलपमेंट पूरा करता है और फिर उसको फाड़ के वो बाहर निकलता है। तो वो जो व्हाइट कलर का बनता है ना थ्रेड, उसको बोलते हैं कोकून। तो ये इसकी तीसरी स्टेज, अंडा, लार्वा और कोकून। अब कोकून बन गया और कीड़ा उड़ गया बाहर, है ना। ऐसे रेशम नहीं बनेगा। ये जो इल्लियाँ होती हैं ना, जो लार्वा होती हैं, जो कोकून बनाती है, उस कोकून को डायरेक्ट बॉइल्ड पानी में डालते हैं। बेचारे कीड़े की हत्या हो जाती है, उस लार्वा की डेथ हो जाती। बॉइल्ड पानी में जब डालते हैं और उसमें से उसको निकालते हैं ना, तो क्या होता है, उसमें से धागे रेशम के निकलते हैं। तो इस तरह से रेशम का निर्माण होता है ना। तो इसमें तो कई जीव हत्या होती है। तो मैं सोचती हूँ कि रेशम नहीं पहनना चाहिए, भले ही वो बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा होता है, पर उसमें कोई तो खत्म होता है ना। चलिए, तो इसका अल्टरनेट निकाला गया है। अब मनुष्य ने ऐसा ही नकली रेशम तैयार कर लिया है जो इस रेशम के बजाय बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। तो वैसे इस रेशम के जो खोज हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी? चाइना में। सबसे पहले चाइना की रानी ने इस रेशम की खोज करवाई थी। अब यहाँ पर हम देखें, इसकी सुंदर बनावट होती है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी अब इसका अल्टरनेट जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, और वो है रेयान या कृत्रिम रेशम। अब ये रेयान जो होता है ना, प्राकृतिक काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है।
देखिए करते तो इसको भी नेचुरल ही है, लेकिन आर्टिफिशियल हो जाता है। कैसे वो देखते हैं। यहाँ पे जो काष्ठ लुगदी से क्या तात्पर्य है। काष्ठ लुगदी मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधों की जो आप लोग देखेंगे उसको पूरा लिया जाता है, फिर उसको पीसा जाता है। पीसा जाने के बाद में उसमें कुछ सॉल्यूशंस वगैरह बनाए जाते हैं, तो एक लुगदी तैयार हो जाती है। मतलब हम कहें तो आटा गूंधा हुआ रहता है ना, इस तरह से एक लिक्विड फॉर्म, कुछ अर्ध ठोस फॉर्म इसका तैयार किया जाता है। मानव निर्मित रेशा होता है, यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इस रेशों का सामान बुना जा सकता है। रंगों की कई किस्मों में रखा जाता है। रियान को कपास के साथ मिलकर बिस्तर पे चदरें भी बनाई जाती है और ऊन के साथ मिलकर इसका कालीन और बगीचा भी बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे रेयान से ये बना हुआ एक कितना सुंदर है कालीन है, सभी को मनमोहन रहा होगा, है ना। आप अपने घर में भी कई लोग कालीन को बिछा के रखते हैं जो काफी सुंदर होते हैं। तो यह एक तरह का रेयान से हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो नेक्स्ट आ जाता है नायलॉन, है ना। ये भी आर्टिफिशियल है। तो नायलॉन क्या हो गया है, मानव निर्मित रेशा होता है। कच्चे माल यहाँ पर भी क्या लिया जाता है, पौधे और जंतु से प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण जो है वो कोयले, जल और वायु से किया जाता है। मतलब दो ये चीज़ें तो मिलाई जाती है, पौधे और जंतु से इसका कच्चा माल लिया जाता है। जब किसी भी चीज़ को बनाना होता है तो उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत लगती है, और उसके बाद में उसमें कुछ मेथड अप्लाई की जाती है और फिर नई चीज़ बनाई जाती है। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि पौधे और जंतु द्वारा यहाँ पे नायलॉन बनाया जा रहा है, लेकिन उसके अंदर कोयला भी डाला जा रहा है, पानी भी डाला जा रहा है, हवा भी, है ना। अब ये सबसे महत्वपूर्ण संश्लेषित रेशा था। नायलॉन जो होता है उसकी क्या खासियत होती है, तो ये भी हम देख लेते हैं। कभी हमसे कोई पूछ ले भाई नायलॉन क्या होता है, तो ये होता है प्रबल, प्रत्यास्थ होता है, हल्का होता है वजन में और चमकीला होता है। आपने नायलॉन की रस्सियां देखी होगी, बड़ी खूबसूरत होती है। यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है। इतना प्रबल होता है कि नायलॉन से पैराशूट और चट्टानों पे चढ़ने हेतु रस्सियां भी बनाई जाती है। वाओ, कितना पावरफुल है नायलॉन। मतलब एक पतला सा जो डोरा होता है उसमें इतनी शक्ति होती है कि उससे पैराशूट बन जाता है, और ऐसी रस्सियों का निर्माण किया जाता है जो चट्टानों पे चढ़ने में आसानी होती है जिनसे, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है ना। नहीं तो छोटी मोटी रस्सी भाई हमने लगाई तो वो तो टूट गई तो फिर हम ऊपर पहुंच जाएंगे, है ना। तो नायलॉन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। अब इसके अलावा इससे क्या क्या बनाए जाते हैं, जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कार के सीट, स्लिप बैग, पर्दे, ये सब इससे बनाए जाते हैं। नायलॉन का उपयोग पैराशूट के लिए भी किया जाता है ना। ये तो हो गया। अब इसके बाद में एक और खासियत यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, देखिए बुक में ही लिखी है। मैं आप सोचोगे मैडम इतना लपक लपक के फाँक रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी प्रबल होता है। इस्पात जानते हैं क्या होता है, लोहा, लोहे से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका चित्र भी दिखा रखा है ना। क्या दिखा रखा है, ये देखिए पैराशूट की जो तार बने हुए हैं ये सब नायलॉन से बने, ये रस्सी से ऊपर चढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट भी दिया है कि आप कैसे किसी भी जो धागा है उसकी कैपेसिटी को मापेंगे कि वो कितना पावरफुल है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, बहुत आसान सा है कि यहाँ पे स्टैंड है, इसमें एक ये लगा रखा है, क्लैंप युक्त स्टैंड है पूरा, और इसमें यहाँ पे एक धागा लगा रखा है। अब इस धागे में एक वजन ये प्लेट लगा दिया, इसके ऊपर हम वजन रख सकते हैं। ये देखिए बाट रखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से। अब ये बाट के ऊपर हम क्या करेंगे, अलग अलग धागा लगाएंगे और फिर इसको मेजर कर लेंगे। अच्छा, कब तक करना है मेजर, कितना उस पर वजन डालना है, जब तक कि वो धागा टूट ना जाए। उसकी कैपेसिटी देखना है ना कि कितना पावरफुल है, तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सावधानी रखनी है कि धागे एक ही लंबाई के हों और एक ही मोटाई के हों, है ना। अलग अलग प्रकार के आप इनमें ले सकते हैं, कोई सिल्क का हो सकता है तो कोई सूती हो सकता है, कॉटन का हो सकता है, अलग अलग हम धागों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड ये वाला आ गया, सी वाला थर्ड, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। ये एक्रेलिक वाला क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है, एक्रेलिक के बारे में पूछा जाता है। ये भी संश्लेषित रेशा है। कपड़े में सिलवटें नहीं होती है इसमें, मतलब आप कॉटन का ड्रेस पहनेंगे तो थोड़ी देर में उसमें लाइंस हो जाएंगी, सिकुड़ सा जाएगा, धोएंगे तो बिल्कुल लाइंस हो जाएगी। लेकिन ये एक्रेलिक पॉलिस्टर जो होता है ये आप धो के निकालेंगे ना तो बिल्कुल बढ़िया वैसे कि वैसा ड्रेस आ जाएगा, उसमें किसी प्रकार की पहनेंगे तब भी कोई सिलवटें नहीं होती है। और
अच्छा, यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, टेरेलिन। टेरेलिन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसे बहुत महन रेशो से खींचा जा सकता है या अन्य तंतु के समान बुना भी जा सकता है। अच्छा, एक वर्ड और यहाँ पर आया है PET, पैट। इससे क्या बनता है? जो बोतलें होती हैं चावल चीनी संचयन के लिए इनको रखा जाता है। तो ये पैट क्या चीज़ है इसको भी हम समझ लेते हैं, है ना। तो आ जाते हैं, चलिए। जो बोतलें होती हैं, बर्तन होते हैं, फिल्म होती हैं, तार, इन सब के लिए इस पैट का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा इनको बनाया जाता है। तो इसका ये यहाँ पर देखिए, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर क्या चीज़ है? पॉली धन एस्टर, एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एस्टर कहलाता है। इसको भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, ओके, है ना। एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आप लोगों को आ सकता है कि एस्टर क्या है। एस्टर एक प्रकार का रसायन होता है जो फलों को उसकी गंध, कितनी अच्छी खुशबू आती है, आम की आ जाती है, संतरे की आ जाती है, संतरे की तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो आपको एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार हो गया यहाँ पर, है ना। पढ़ तो रहे थे कपड़े, लेकिन हम फलों में पहुँच गए। अब कपड़े पॉलीकाट, पॉलीवुल, टेरिकॉट आदि के नाम से बेचे जाते हैं। ये भी आपको पता चल गया क्या क्या नाम है इसके द्वारा जो बन रहे हैं एस्टर से। जो पॉलिएस्टर है उसे पॉलीकॉट, पॉलीवुल और टेरिकॉट। सबसे ज़्यादा टेरिकॉट के कपड़े बिकते हैं, है ना। वो कभी ख़राब होते ही नहीं है, ना कभी फटते हैं, हम उनसे बोर हो जाते हैं पहन पहन के। लेकिन टेरिकॉट इतना स्ट्रांग होता है, अभी बताया ना नायलॉन स्ट्रांग होता है, ऐसे ही टेरिकॉट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और कभी ख़राब ही नहीं होता है ना। ये दो प्रकार के रेशों से मिलकर बना होता है। पॉलीकॉट पॉलिएस्टर तथा कपास का मिश्रण होता है। अब ये यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आपको तैयार करना है कि किससे मिलकर बना है। तो ये पॉलीकॉट पॉलिएस्टर प्लस कपास। पॉलीवुल पॉलिएस्टर तथा ऊन का मिश्रण भी है ना। अब सर्दियों में जो हम स्वेटर और शॉल कंबल का प्रयोग करते हैं ये प्राकृतिक ऊन के द्वारा निर्मित होती है। अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे तैयार किए जाते हैं, वो हैं एक्रेलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक स्रोतों से ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी हुई वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। तो ये भी एक्रेलिक भी अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं मैं, इन जो जीव होते हैं ना बेचारे, जब इनको ऊन निकाला जाता है इनके ऊपर, इनकी स्किन पे से जब इनकी वो बालों को निकाला जाता है बेचारे को पेनफुल होता है। तो अगर आपके आसपास कभी ऐसा होता है ना तो आप प्लीज़ कहिएगा, उन पर थोड़ी मानवता दर्शाएं। उनको पकड़ पकड़ के उनके बालों को ऐसे निकाला जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, है ना। तो आप लोग अगर ऐसा अत्याचार होते किसी पे देखें ना तो उसका विरोध जरूर करें, है ना। इसीलिए चलो अच्छा है एक्रेलिक बन गई है, मुझे तो अच्छा लगा, ताकि अत्याचार कम हो, है ना। जीवों को रंग प्रदान करते हैं, ये रेशे टिकाऊ होते हैं, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब यदि हम इनको देखो, इसमें एक नुकसान भी है। जैसे प्राकृतिक रेशे को यदि जलाया जाता है ना तो क्या होता है, वो फुरफुर करके जल जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है इसका नुकसान होता है, ये जो होते हैं ना जलते नहीं हैं। ये जलते कैसे हैं, आप किसी दिन पॉलीथीन को जला के देखिएगा, वो कैसे टिप टिप करके जलती है। बस इनकी स्थिति भी वैसी ही होती है। ये जो होते हैं ना इनका बहुत हानिकारक ये गुण होता है कि पिघलने पे, ये गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं। और वास्तव में रेशा बहुत हानिकारक हो जाता है। जब इसमें आग लगती है ना तो ये आग ये स्किन पे चिपक जाता है कपड़ा, ये स्किन पे चिपक और स्किन को लेकर जलता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो व्यक्ति जिसने ये ड्रेस पहना हुआ है उसकी बॉडी को बहुत हार्म हो जाता है। और जब हम इस कपड़े को निकालेंगे तो नहीं निकलेगा बॉडी से, इसमें चिपक जाता है। तो ये फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान यहाँ पर ये हो जाता है। तो जब भी आप यदि किचन का काम करते हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं या अग्नि से आग के पास में यदि कोई काम करते हैं, और विशेषकर छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों के छोटे भाई बहन हैं तो उनका ध्यान जरूर रखिएगा। क्योंकि छोटे बच्चे क्या करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, और दिवाली पर खासकर तो वो ऐसे ही ड्रेसेस पहनते हैं जो खूबसूरत लगते हैं। तो खूबसूरत अधिकतर जो अभी बन रहे हैं वो सब इसी तरह से बन रहे हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। और उन लोगों में सबसे ज़्यादा आग लगने की संभावना होती है। और कैसी आग लगती है, आग जैसे कॉटन है तो कॉटन के कपड़े आप एक एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, लेकिन ये सावधानी से कीजिएगा। कॉटन में यदि आग लगाते हैं और एक नॉयलॉन में आग लगाते हैं तो देखिएगा वो ऐसे टिप टिप करके गिरेगा और कॉटन का कपड़ा एकदम से जल जाएगा। तो हम उसको बुझा सकते, वो बुझ भी जाएगा, लेकिन जो नॉयलॉन है वो नहीं बुझेगा, वो तो चिपक के ही जलता रहेगा, पॉइंट है ना। तो आप लोग या तो ऐसे कपड़े अगर आप ऐसे जगह पर काम करते हैं तो नहीं पहनना है, और मान लो पहना भी है तो आपको सावधानी रखनी है और अपने छोटे भाई बहनों को बचा के रखना है।
और खासकर अपनी मम्मी को भी, है ना, किचन में काम करती है तो ध्यान रखना, यदि वो इस तरह की साड़ी वगैरह पहनती है तो उनको आप एप्रन वगैरह दे सकते हैं, ताकि वो कभी भी आग नहीं पकड़े, अपने पल्ले वगैरह का ध्यान रखें। ठीक है ना। अब यहाँ पर, हाँ, सभी रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल पेट्रो रसायन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अब क्वेश्चन आ जाए भाई पेट्रो रसायन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं पेट्रोलियम के मूल कच्चे माल से निकलते हैं, है ना। ये विविध प्रकार के प्रक्रमों के तैयार किए जाते हैं। जो जमीन से ऑयल निकलता है ना, उसी से ही इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। जो कच्चा तेल निकलता है ना, जिससे हमने पहले जो चैप्टर बताया था आप लोगों को, कोल एंड पेट्रोलियम, बस एक बार उसका रिवीजन लगा लीजिएगा। उसका रिवीजन लगा लोगे आपको पेट्रो रसायन समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम इनके गुणधर्मों को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं इनसे? काम चलाऊ, महंगे, आसानी से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे। अब एक आकार के दो कपड़े लेने हैं, आधा वर्ग मीटर का होगा, एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित और दूसरा संश्लेषित होगा। दोनों टुकड़ों को बीकर और मगों में भिगाना है, बराबर मात्रा में जल भरा होना चाहिए, है ना। दोनों हमने कपड़े ले लिए हैं, दोनों को डाल दिए। जब हम इनको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? तो देखना, जो नायलॉन वगैरह सब बना है वो पानी नहीं सोखेगा, लेकिन जो कॉटन का कपड़ा है वो पूरा पानी को सोख लेगा। तो यहाँ पर एक फ़ायदा भी है, देखो मैं बताती हूँ। जैसे ये कॉटन के कपड़े जो हम पहनते हैं ना, तो वो हमारा पसीना सोख लेते हैं। नायलॉन के कपड़े हमारा पसीना नहीं सोखते, वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, क्योंकि पसीना सूख जाएगा तो हमको फ्रेशनेस रहेगी, और नायलॉन सूखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो नायलॉन है वो पानी को उसमें से कम शिंक करेगा। और जैसे ही हम इनको धूप में सुखाएंगे ना, तो कॉटन का कपड़ा देर से सूखेगा, जबकि नायलॉन का आसानी से सूख जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो प्लास्टिक है वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है ना। फायदे कारक भी है, ऐसा नहीं कि ना समस्या ही है, बट फायदे से ज़्यादा कई चीज़ों में इसका नुकसान हो रहा है। तो हम दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे। तो क्या क्या होता है? ये भी एक बहुलक होता है, प्लास्टिक की छोटी छोटी इकाइयों से बनकर बहुलक से तैयार होता है ना। बस उसी से देखिए, बहुलक के स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये सब आपस में मिल जाते हैं, इस तरह की रचना ले लेते हैं, रेखीय और क्रॉसबद्ध व्यवस्थाओं को बताया है, और प्लास्टिक का निर्माण हो जाता है। इसका आप जब हायर क्लास केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपका इसका पूरा डिटेल आएगा कि कैसे प्लास्टिक बनता है। अभी तो इतना ही है आपके सिलेबस में। अब प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे रंगा जा सकता है, पिघलाया भी जा सकता है, और इसकी तारें वगैरह भी बनाई जा सकती है। यहाँ पे सामान भी दे रखे हैं। अब पॉलीथीन को समझ लेते हैं। पॉलीपस एथीन प्लास्टिक का एक एग्जाम्पल है, पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने के काम में आता है। प्लास्टिक वैसे तो बहुत फ़ायदे है कि इसको मोड़ लो, तोड़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम फिर से इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर गर्म जल में डालें तो विकृत भी हो सकता है। अब देखो, ये तो हमारा जो प्लास्टिक था पिघल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो पिघलते नहीं हैं। कितना ही गर्म कर लो इनको, कितनी ही अग्नि लगा लो इनके ऊपर, लेकिन ये पिघलते नहीं हैं। आप लोगों ने कुकर वगैरह घर में देखे होंगे ना, उनके हैंडल देखे होंगे, वो भी तो प्लास्टिक के बने होते हैं। तो बस अब उनके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो यहाँ पर प्लास्टिक जो गर्म करने पे विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है ना। ये नाम आप याद कर लीजिएगा इसका, किसका? थर्मोप्लास्टिक क्या है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं पॉलीथीन और पीवीसी। यहाँ पर ये भी याद करना है, पॉलीथीन और पीवीसी। ये पाइप नहीं होते, मोटे मोटे पाइप, खेतों में पानी डालते हैं, पीवीसी के पाइप। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं खिलौने, कंघियाँ, विभिन्न प्रकार के बड़े पैमानों पे इनका निर्माण किया जाता है। अब दूसरी ओर ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है, ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जाता है। इनको क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दो तरह के हो गए, एक तो ये पिघलने वाले हो गए और एक ना पिघलने वाले हुए। तो पिघलने वाले तो ये हो गए ऊपर वाले, और ये नीचे वाले थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। अब ये देख लेते हैं, ये बेकेलाइट। तो कुकर का जो हैंडल है वो काय का बना है? बेकेलाइट का बना हुआ है। आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसमें लिखा नहीं है, आप लोग तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पे बेकेलाइट, और नेक्स्ट नाम इसका है मेलामाइन। बेकालाइट जो होता है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसको भी आप अच्छे से याद करिए। क्या है कि ये बेकेलाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। बिजली के स्विच, बर्तन के हत्थे आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन बहुत उपयोगी होता है, आग का प्रतिरोधक होता है।
प्लास्टिक की अपेक्षा बहुत अधिक हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता रखता है। फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन, कपड़े, इन सब बनाने में जो आग प्रतिरोधक का काम करते हैं। अब देखो, मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया, नॉयलन वगैरह की जो कपड़े के बारे में बताया था कि वो क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं तो कैसे हार्म होता है। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, वो आ गई है आग का प्रतिरोध। यानी कि कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं, आप लोगों ने फायरमैन को देखे होंगे ना, जो आग बुझाने का काम करते हैं, अग्निशमक कहते हैं ना, वो लोग आते हैं, फायर ब्रिगेड के साथ आते हैं। उन लोगों का आपने ड्रेस देखा है, वाइट कलर का पहना होता है, हेलमेट लगा होता है, पूरे कवर्ड होते हैं। कहीं आग लग जाती है तो वो अपने आप पानी की बौछार करने या सीज फायर लेकर चले जाते हैं। तो वो जो फायरमैन होते हैं वो इसी प्रकार के कपड़े पहनते हैं जो जिनमें आग ना लगे, है ना। तो और एक और चीज़ बता देती हूँ, जो हमारा रॉकेट्स होते हैं ना, वो अंतरिक्ष यान जो अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके ऊपर भी ऐसी परत लगी होती है, ऐसी टाइल्स लगी हुई होती है जिनसे उनमें आग ना लगे। अब वो क्यों लगी होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हमारी वो जब बाहर से हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में कोई आता है ना, तो बहुत घर्षण होता है। वो क्या, स्पीड बहुत तेज होती है, आप लोगों ने देखा ना, स्पीड तेज होती है, जैसे घर्षण, हम हाथ भी घिसते तो ऊष्मा आ जाती है। ऐसे जब वो अंतरिक्ष से जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है ना, तो क्या होता है, बहुत तेजी से घर्षण होता है और आग लग सकती है। तो उसको रोकने के लिए, है ना, वो ऐसी विशेष प्रकार की टाइल्स जिनमें आग ना लगे वो लगाई जाती है इन जो अंतरिक्षयान है उनके ऊपर। तो यहाँ पर भी देखो, कपड़े भी ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जिनमें कि आग ना लगे। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बर्तन भी दिखाए गए हैं। ये स्विच प्लग्स वगैरह जो है, ये अब ये देखिए, जो ये एक पात्र, ये डिब्बा बना है ना, तो इसका प्रयोग भी किया जाता है किस में, माइक्रोवेव में। कितनी हॉट होती, कितनी गर्मी होती है, लेकिन ये प्लास्टिक नहीं पिघलते हैं। अब यही सब लिखा है जो मैंने आप लोगों को बताया अभी। इसके अलावा हम देखें तो चप्पल, फर्नीचर, ये सब चीज़ों के आप नाम लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि लोहे में तो जंग लग जाती है, संक्षारण आपने कोरोजन पढ़ा होगा, तो ये तो बहुत अच्छा विकल्प है प्लास्टिक। इसमें कोई जंग नहीं लगती, कभी ख़राब नहीं होता, कभी इसका कोई नुकसान नहीं होता है, कई समय तक ये हमारे घरों में आसानी से चल सकता है। अब प्लास्टिक कुचालक होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार और पढ़ लीजिए कि ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है। बिजली के जो तार होते हैं वो प्लास्टिक से ढके होते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे भी इसके बने होते हैं। अब प्लास्टिक के बारे में कुछ थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग होता है। दवा की गोलियां, टंकियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने के लिए सीरीज, चिकित्सक दस्ताने, ये सब चिकित्सक यंत्र किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के। प्लास्टिक की खासियत मैंने अभी बताई ना कि उसमें कोरोजन नहीं होता है, उसमें कोई संक्षारण नहीं होता है, कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, कभी कभी कुछ प्लास्टिक हल्की क्वालिटी का होता है तो उस पर फफूंद लग जाती है बारिश के दिनों में, लेकिन अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है ना, है ना, ये अभी मैंने अच्छा, गर्म करते हैं तब भी ख़राब नहीं होता। अच्छी क्वालिटी वाला जो होता है ना, तो उससे क्या करते हैं, हमारी जो हम गोलियां वगैरह खाते हैं ना, मेडिसिन, उनके ऊपर का कवरिंग बनता है, और सीरीज, धागे और जितने भी चिकित्सा में उपयोग में आने वाले जो उपकरण वगैरह होते हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। दूसरा, माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए पात्र भी इसके बने हुए होते हैं। अब ये वाला इंपॉर्टेंट आ गया, फिर से लाइन देखिए, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन विशेष प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अच्छे से याद करिएगा, कभी भी भविष्य में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कैसा है, इसकी खासियत क्या है, इस पे तेल और जल नहीं चिपकता है। अतः आपने नॉन स्टिक फ्राइंग पैन देखे होंगे ना, काले काले होते हैं अंदर से, है ना, जिनके ऊपर कुछ खाना नहीं लगता है, अधिकतर घरों में यूज़ किए जाते हैं। बट मैं आपको बता दूं, ये हार्मफुल होते हैं, है ना। टेफ्लॉन जो है फ़ायदा तो देता है कि नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, आप इसमें से खाना इजीली बना सकते हैं, इसको साफ़ करने का भी झंझट नहीं, लेकिन इससे यदि हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए, बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसकी बजाय यदि हमारी देशी लोहे की कढ़ाई हम लोग प्रयोग करें, हालांकि उसको मांजने में, संभालने में दिक्कत आती है, बट वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है ना। अब यहाँ पर दिया है और आगे पढ़ते हैं।
अग्नि सह प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधान जो होते हैं, इसको भी हम देखते हैं, ये मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है। अब पर्यावरण के लिए तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आप सब देखते होंगे, कहीं भी जा रहे हैं नालियाँ तो वो प्लास्टिक की पॉलीथीन से चौक हो रही है। अभी जो बाढ़ की समस्या आई है ना, सब दूर पानी आया है और जगह जगह शहरों में पानी भर गया। अभी बिहार में हुआ था, रामपुरा में भी हुआ था। तो क्या होता है, जो इनकी जैसे बिहार का मैं बताती हूँ, वहाँ पर क्या हुआ था कि पटना शहर को लिया, तो पटना शहर में क्या हुआ कि वहाँ पर जो नालियाँ थी वो सब प्लास्टिक द्वारा चौक हो गई, तो पानी क्या सब फ्लो ही नहीं हो पाया और वहीं पर इकट्ठा हो गया। तो एक ये समस्या है। इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है, देखिए यहाँ एक वर्ड दिया, इन वर्डों को भी आपको अच्छे से समझना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अलावा बड़े क्वेश्चन भी इन पे तैयार होते हैं, जैव निम्नीकरण और अनिम्नीकरण। तो ये जो हमारा प्लास्टिक होता है ना, वो जैव अनिम्नीकरण में आता है। ये कभी भी नष्ट नहीं होता है। आप इसको एक गड्ढा खोद के डालो, आप 10 साल बाद भी देखोगे तो प्लास्टिक उसमें मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। लेकिन आपने अपने घर के जो कचड़े होते हैं ना, जिन्हें हम जैव निम्नीकरण कचरा बोलते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके वगैरह हैं या रेशा है, कपास है, तो इन सबको यदि हम डालेंगे तो थोड़े दिन में गायब हो जाएंगे, इनका अपघटन हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के द्वारा। तो ये जो प्लास्टिक है ये तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये कितना नुकसानदायक है अगर प्लास्टिक की ऐसी पॉलीथीनों का ढेर लगता रहे। आप लोगों को पता है, सऊदी अरब का एक एरिया है, सॉरी सऊदी अरब नहीं, एशिया में ही एक एरिया है, उसी तरफ है जो सूखा पड़ता है ना, रेगिस्तान होता है, वहाँ पे इतने टायर डाल दिए हैं कि वो चंद्रमा से भी दिखते हैं टायर। क्योंकि ये जो टायर जिनसे बनते हैं ना प्लास्टिक, वो तो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। अब समस्या ये आ गई है कि वो टायर को डाले कहाँ, जो ख़राब हो गए उन टायर्स को कहाँ डालें। तो सारी दुनिया के टायर ले जाके वहाँ डाल दिए जाते हैं, वो चंद्रमा से दिखते हैं काले काले, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ये हमारे वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये बहुत नुकसान है हमारे लिए। अब यहाँ अपशिष्ट के प्रकार, ये सब चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। अभी कितने कितने दिन में ये अभासित हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण है या अनिम्नीकरण है ना, इसकी एक पूरी टेबल दी हुई। तो सब्जी फल के छिलके 1-2 सप्ताह में नष्ट हो जाते हैं। कागज 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 में, लकड़ी 10 से 15, ऊनी वस्त्र 1 साल में। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डब्बे जो होते हैं वो 100 से 500 साल लेते हैं, ये भी अनिम्नीकरण में आते हैं। फिर प्लास्टिक की थैलियाँ, ये तो कई साल लेती है और ये भी जैव अनिम्नीकरण में आते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है ना, जैव निम्नीकरण या अनिम्नीकरण को समझाइए, तो आप इसको लिख सकते हैं और इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर ये अब इससे क्या क्या, और देखो ये पानी वाला तो मैंने आपको बताई दी। अब इसके अलावा यदि हम इसको जलाते भी हैं ना, तो बहुत सारे जहरीले धुआं निकलता है, जहरीली गैसें निकलती है, जो कि श्वास प्रदूषण, मतलब ऐसा प्रदूषण होता है जो श्वसन तंत्र को बाधित कर देता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे श्वसन तंत्र को। अब क्या किया जाए ऐसी समस्या से निपटने के लिए? हमको क्या किया जाए कि प्लास्टिक का तो हमें यूज़ करना है और इसको बचा के भी रखना है ना, ताकि हम इसको और यूज़ कर सके। तो इसके लिए जो मेथड है, इसको आप बिल्कुल 100% श्योर है, क्या बोल रही हूँ मैं आप लोगों को यहाँ पे, 100% ये प्रश्न परीक्षा में, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पर, इसको आप समझिए। सबसे पहले इसका उपयोग कम करिए, है ना, यानी कि इसको रिड्यूस करिए। फिर इसको वापस से पुनः उपयोग करिए। क्या करना है आपको, फिर से इसका उपयोग करिए। फिर इसके बाद में पुनः चक्रित करिए, फिर इसे पुनः प्राप्त करिए। यानी कि सबसे पहले इसको रिड्यूस करिए, कम उपयोग में लाइए, फिर भी ज़रूरत है तो इसको रीयूज़ करिए। रीयूज़ करने के बाद इसको रिसाइकिल कीजिए और फिर इसको रिकवर कीजिए। अब इसको मैं समझा भी देती हूँ। ये मैंने एक एक लाइन क्यों बताई है, क्योंकि इसी तरह का अल्टरनेट आपको ये जो लाइंस यहाँ पे दी हुई है ना, इनको चेंज कर देंगे, जैसे पुनः चक्रित आगे कर देंगे, पीछे कर देंगे, तो आप लोग इसको सीक्वेंस में याद कीजिएगा। तो सबसे पहले तो कम उपयोग करिए, ये तो सबको समझ में आ गया। पुनः उपयोग करिए, एक प्लास्टिक बैग है उसका 3-4 बार यूज़ कर लीजिए फेंकने से पहले। फिर अगर आप इसको फेंकने के बजाय, एटमॉस्फेयर में फेंकने के बजाय, आप इनको इकट्ठा करके रख लीजिए और जो कबाड़ी आते हैं उसको दीजिए, या कोई अगर दुकान वाला लेता है तो उसको आप इसको दे सकते हैं। क्यों?
क्योंकि इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक को फिर से बनाया जा सकता है, इसको पिघाला जाता है, इसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं और नई पॉलीथीन्स का निर्माण किया जा सकता है, या सड़क भी बनाई जाती है इससे। प्लास्टिक से आजकल प्लास्टिक ज़्यादा वेस्टेज हो गया तो सड़क पे डालने लग शुरू कर दिया है ना, तो रीयूज़ हो गया ना इसका, वापस से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया, चलिए एक काम तो हमारा हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर एक नुकसान है और उससे मुझे बहुत दुख होता है। वो नुकसान ये है कि आप लोग, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि पॉलीथीन के अंदर प्लीज़ कोई खाना डाल के या भोज्य सामग्री डालकर आप सड़क पर या डस्टबिन में ना डालें। अगर आपको डालना है तो पॉलीथीन में से वो जो खाने का मटेरियल है अलग गिरा के डालें। अब मैं नुकसान बताती हूँ कि जितने भी जानवर होते हैं, चाहे कुत्ता हुआ या इनको जो खाने वाले होते हैं भोज्य सामग्री को, गाय हुई, तो ये क्या करते हैं, कभी कभी जल्दी में रहते हैं बेचारे, ये तो समझते नहीं, हाथ भी नहीं होते कि अलग निकाल दें, तो ये उसको खा लेते हैं। भोजन के साथ जो पॉलीथीन होते हैं इनके अंदर चले जाते हैं और अंदर जाने के बाद उस समय तो कुछ नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता, खा लिया भाई खा लिया। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया ना कि ये अपघटित नहीं होते, सूक्ष्म जीव इनका अपघटन नहीं करते। हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे पेट में सूक्ष्म जीव होते हैं, पाचन का काम करते हैं, लेकिन वो इसको नहीं पचा पाते। जैसे गाय वगैरह खाती है, कुत्ता खाते, तो उनका फिर वो उसकी बॉडी में रह जाता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये जाके उसकी बॉडी की जो आंतें होती है उसमें फंसने लगता है। और गाय है उसकी बहुत पेनफुल, क्योंकि रोटी वगैरह झूठा ये ज़्यादातर गाय खाती है, तो उसकी बहुत पेनफुल डेथ होती है ना। और अभी आप लोगों को खैर मैं बताऊं कि कई गायों को तो ऑपरेशन करके कई कई पॉलीथीन उनकी बॉडी में से निकाले गए, तड़पती रहती है, समझ में नहीं आता है क्या बीमारी हुई। जब इनका अब आप पहले तो इतनी सुविधा थी नहीं, आप अल्ट्रासाउंड होने लगा, उनको देखा तो उनके अंदर पॉलीथीन निकली। तो हम अब आप लोगों से सबसे निवेदन है, सारे बच्चों से, कि आप दूसरों को भी ये मैसेज दें कि पॉलीथीन में डालकर कचरा ये खाने की सामग्री बिल्कुल भी नहीं डालना है। आप अपने जितने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सबको ये जरूर बताएं। अब इसके बाद में प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में भी नहीं डालें, सड़क पर भी ना फेंकें। खरीदारी के समय सूती कपड़े या जूट के थैले का प्रयोग कर सकते हैं और प्लास्टिक के स्थान पर हम स्टील के डिब्बों का प्रयोग भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्या इससे बहुत नुकसान है, सब लोग परिचित नहीं है, ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि सब बच्चे जो एक कागज़ होता है ना, हमारे यहाँ पे प्रथा है, किसी भी होटल वगैरह में जाते हैं तो सामान्य से कागज़ के अंदर हम पोहे ले लेंगे या घर में से ऊपर मल ले लेंगे, तो वो जो होती है ना उसके ऊपर कागज़ के ऊपर लगी हुई प्रिंट होती है ना, काले कलर की जो छपाई होती है, जैसे मेरी बुक में भी छपाई है, तो ये क्या होती है, एक जो शाही होती है ना, इसमें लेड मिक्स होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और हम क्या करते हैं, उस पोहे के साथ इस कलर को भी अंदर खा लेते हैं, तो ये हमारे लिए जहर हो गया। हमने तो पोहा बड़ी खुशी से खाया, जलेबी बड़ी खुशी से खाए, लेकिन जलेबी पोहे के साथ हमने वो लेड वाली जो हमारी ये स्याही थी वो भी हमारी बॉडी में चली गई और वो कैंसर कारक होती है। एक चीज़ तो मैंने ये बताया। दूसरी, प्लास्टिक जो होते हैं, हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो पॉलीथीन होती है ना उसमें चाय पैक करवा लेते हैं, और वो पॉलीथीन इतनी हल्की क्वालिटी का होता है कि वो उसको पिघलकर उस चाय में मिक्स हो जाता है। खाने की गरम गरम जो हम सब्जी बनाइए, भाई पैक कर दे, जल्दी जाना है हमें स्कूल या हमें कहीं जाना है, फटाफट पॉलीथीन में डाल दो, हम फटाफट के चक्कर में पॉलीथीन में रख लेते हैं और वो प्लास्टिक पिघलकर उसके अंदर मिक्स हो जाता है और वो हमारी बॉडी में जाता है और कैंसर कारक होता है। तो अब आप लोग ये भी देखो, अच्छी चीज़ें होती है ना वो सबको देना चाहिए, अच्छी जानकारियाँ, ताकि हमारे आसपास कोई बीमार ना हो, कम से कम लोग बीमार हों। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम जो देखते हैं कि निम्नलिखित तंतुएं रेशा, तेल या पशु के आहार तीनों से प्राप्त होता है। मतलब इस तीनों चीज़ों में इसका यूज़ हो सकता है, रेशा भी बन सकता है, इससे तेल भी बन सकता है और पशु का आहार भी बन सकता है। देखो अब इसको मैं क्वेश्चन पहले आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी एग्जाम होती है ना तो आपको पहले क्वेश्चन समझना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं, फटाफट इसका उत्तर ये होगा और उसको टिक कर देते हैं। आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे तंतु तो सभी जगह मैं समझा चुकी हूँ आपको, है ना। तेल, अब जो कपास होता है ना, इसका एग्जाम्पल
पहले आंसर बता देती हूँ। कपास, तो कपास का क्या होता है, जो काले काले बीज होते हैं उससे बिलोने का तेल निकलता है ना, और फिर खाने के काम में आ जाते हैं। और फिर खली, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं कपास की खली समझ गए होंगे, तो तीनों चीज़ में इसका यूज़ हो जाता है। आप क्वेश्चन को समझिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। बच्चे को कई बार उत्तर आता है लेकिन वो जल्दबाजी में ये गलती करता है। आपको बिल्कुल नहीं करनी है जल्दबाजी, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन सही समझेंगे तो आंसर सही होगा। अब निम्नलिखित में से किसकी फल वृद्धि फ्रूट वॉल होती है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो सन। सन भी क्या है, ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे समझ सकते हैं, एक तंतु वाली फसल होती है जिससे कि रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। अब थर्ड पे आ जाते हैं, भारत में कपास की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ एक और क्वेश्चन बता देती हूँ कि गुजरात किसके लिए फेमस है। ये सूती वस्त्रों के लिए फेमस है गुजरात, है ना, सबसे ज़्यादा बनते हैं यहाँ पे, सस्ते भी होते हैं अच्छे कपड़े, तो सूती वस्त्रों के लिए भी फेमस है, और यहाँ पे कपास भी सबसे ज़्यादा होता है। रासायनिक रूप से तंतु कोशिका की भित्ति मुख्यतः क्या होती है। रासायनिक रूप से तंतु, यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, यहाँ पर आएगा इसका एग्जाम्पल सेल्यूलोज। नारियल के किस भाग से नारियल की रस्सी प्राप्त होती है, इसका मेसोकार्प। सिल्क कॉटन किस पौधे से प्राप्त होती है। अब देखिए, आप ये मदार को जानते हैं, यहाँ पे वैसे मैं एग्जाम इसका उत्तर तो दे देती हूँ, जूट आएगा इसका जो आंसर है वो, लेकिन मदार को जानते हैं, अकाव, जिसमें से छोटी छोटी वो ऐसी छोटी भी निकलती है और बड़ी बड़ी भी निकलती है, वो हवा में उड़ती है और हमको बड़े मजे आते हैं, हम उनको कैच करते हैं, है ना। वो एक नीचे से एक बीज लगा होता है और पतले 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 धागे रहते हैं और हवा में उड़ती जाती है ना, वो मदार होता है। और कपोक, कपोक मतलब सैमल होता है, एक केले जैसा होता है, जब पहले ग्रीन कलर का होता है, पेड़ में लगता है, और फिर क्या होता है कि जब ये सूख जाता है ना, तो इसके अंदर से भी छोटे छोटे ऐसी उड़ने वाली निकलती है, बहुत अच्छी लगती है, खेलने में मज़े आते हैं। और जूट तो सभी जानते हैं, रेशा होता है, इससे रेशा निकलता है। और ये क्या होता है, एक और चीज़ बता देती हूँ, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना, हायर एग्जाम में आया है, अभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर होता है द्वितीयक फ्लोएम। ये किससे प्राप्त होता है, मतलब उस पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो आप द्वितीयक फ्लोएम का नाम लिखेंगे, है ना, जूट का जो रेशा बनता है उसको। अब निम्नलिखित में से किस तंतु को रेटिंग विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो रेटिंग विधि इन सबको सभी, इसका आंसर आ जाएगा हेम्प, जूट, फ्लैक्स सबके लिए। फ्लैक्स के तंतु प्राप्त होते हैं, तो फ्लैक्स के तंतु किससे प्राप्त होते हैं, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा छाल से। फिर आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस पौधे के तंतु उसके एपिडर्मिस, अब ये हो सकता है थोड़े से नाम आपको कठिन लगते होंगे। एपिडर्मिस मतलब जो आउटर लेयर होती है, एक पौधा जो होता है ना, किसी बाहर की जो संरचना, वो एपिडर्मिस, उसके बीच वाली मेसोडर्मिस, और जो सबसे अंदर होती है उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है सामान्य सी भाषा में। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन है कि पौधे के तंतु उसके एपिडर्मिस से प्राप्त किए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा कपास। फिर जूट के पौधे का कुल है, तो इसका नाम आ जाएगा टीलिएसी। टीलिएसी इसका आंसर आ जाएगा। देखो, रोजेसी में तो गुलाब आता है, यूफोर्बिएसी में भी अरंडी वगैरह आती है, मालवेसी, तो ये तो है ही नहीं, टीलिएसी इसका एग्जाम्पल आ गया। फिर फ्लैक्स तंतु किस पौधे से प्राप्त होते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लैक्स तंतु जो होता है लीनम यूजीटेटिसिनम। देखो यहाँ पे एक नाम और है, मैं उसको भी बता देती हूँ आपको। ये तो इसका हो गया फ्लैक्स तंतु का, लेकिन कोकस न्यूसिफेरा किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये नारियल का नाम है। किसका नाम है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा कभी भी। ये क्या, ये ऐसे कठिन कठिन नाम क्या है पता है आपको, ये इनके वनस्पतिक नाम है। तो ये किसका नाम हो गया, नारियल का। अब कपास की किस जाति में श्रेष्ठ तंतु प्राप्त होते हैं। कपास तो है भाई, रुई कई तरह की होती है, आप देखना कभी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है उसमें भी रुई लगी होती है, और छोटे 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 पौधे होते हैं उसमें भी पूरा भरे हुए होते हैं। आजकल जो खेती की जाती है ना, छोटे छोटे पौधों की जाती है, पूरा खेत इतना सुंदर लगता है, वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे बर्फ गिरी हो, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर यही है कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तंतु है वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो है वर्नेडम के, इसकी जाति का नाम है। निम्नलिखित में कौन सा तंतु अधिक गर्मी प्रदान करता है और उसे तकियों में भरते समय बीज भी साथ में रखते हैं, है ना, बहुत सॉफ्ट तकिया होता है।
इसका ये जो तंतु गर्मी प्रदान करने वाला होता है, इसका तंतु बहुत सॉफ्ट होता है और इसका नाम है सेमल। ये वही मैंने अभी बताया ना, केले जैसा होता है, सूख जाता है, फिर इसमें से भी बहुत सॉफ्ट, रेशम जैसी इतनी सॉफ्ट रुई होती है, ताकि अभी आप लोग भी लगवाइएगा, बहुत अच्छा रहता है ये। निम्नलिखित में कौन सा तंतु उत्पन्न करने वाला एक बीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री सब जानते हैं आप लोग, है ना, जिसमें एक ही होता है और दाले वाले जितने हैं वो सब द्विबीजपत्री में आते हैं। तो यहाँ पर उसका नाम बताना है हमको, उसका नाम है कोकस। कोकस मतलब अभी बताया मैंने नाम आप लोगों को, नारियल, है ना, तो नारियल कोकस में एक बीजपत्री हो गया। वस्त्रों की बुनाई की जाती है, कैसे की जाती है वस्त्रों की बुनाई? तो इसका उत्तर आ जाएगा करघों पर की जाती है। अब ये करघा क्या है? चरखा जैसा होता होगा आई थिंक करघा, है ना। करघे कैसे हो सकते हैं? ये हाथ से चलते हैं और विद्युत चलित। अब मैं करघा बता ही देती हूँ आपको। आप लोगों ने पुराने ज़माने में देखा था, वो ऐसे से खींचते हैं, एक बड़ी सी मशीन होती है, उसको करघा बोला जाता है, जिसमें धागे को, जैसे चरखा होता है ना, चरखे का विस्तृत रूप, काफ़ी बड़ी मशीन होती है इसमें, इस तरह से आप टीवी वगैरह भी इसको देख सकते हैं करघे को। फिर कटाई के लिए उपयुक्त तो हस्त तकुआ को कहा जाता है। ये क्या चीज़ है? तकुआ, नाम थोड़ा सा टिपिकल है। तकली, तकली गांधी जी यूज़ करते थे। एक नीडल टाइप का होता है और उससे क्या किया जाता है, ये जो रुई होती है ना, रुई को लिया जाता है, आपने क्रोशिया देखा होगा, लड़कियां समझती होगी, रुई को लिया जाता है और उससे उसको पतला किया जाता है, तो उससे धागा बन जाता है। जो रुई है ना वो धागे में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो किससे कर जाती है? तकली से की जाती है। कपास के पौधे लगाए जाने में निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो भाई उष्ण जलवायु भी चाहिए और काली मिट्टी भी चाहिए। हमारे मालवा में भी बहुत अच्छा कपास होता है, खूब सुंदर लगता है। तो मालवा में जो होते हैं ना, काली मिट्टी होती है और यहाँ भी उष्ण जलवायु है, लेकिन गुजरात में थोड़ा ज़्यादा होता है। पटसन तंतु को पटसन पादप के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तने से प्राप्त किया जाता है। कताई के लिए चरखे का उपयोग किस महापुरुष द्वारा किया गया? सबको पता है आंसर, महात्मा गांधी। पैरों में पहनने वाले मोजे किस विधि से बनाए जाते हैं? तो ये है हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा बधाई। बांध करके इसको बधाई बोलते हैं, इसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। वस्त्रों में विविधता का एग्जाम्पल है, वस्त्रों में विविधता का एग्जाम्पल है तो यहाँ रेशमी, सूती, ऊनी सभी आ जाएंगे। कौन से पादप से प्राप्त होने वाले तंतु, अब यहाँ पे क्या आएगा उत्तर, कि निम्नलिखित में से कौन पादप से प्राप्त होने वाले तंतु का उदाहरण नहीं है? तो ऊन, है ना, सरल सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सा संश्लेषित तंतु का उदाहरण नहीं है? संश्लेषित नाम समझ लीजिए आप, यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा अलसी। अलसी नेचुरल पैदा होती है ना, बीज होता है अलसी। अब आजकल तो अलसी को खाने भी लग गए हैं, है ना, फैट कम करना क्या क्या बताते हैं ना, और रामदेव बताते हैं अलसी के बीज खाइए आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये, है ना, वो फ्राइड किए जाते हैं जिनको, ये वही अलसी है। और लेकिन पहले क्या होता था, इसका चरे, गाय भैंसों को इसकी चरी चरा, वो जो बनते हैं ना इसके पत्ते, वो खिलाए जाते थे और इसके यही रेशे प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कपास बालों में हस्तचयन द्वारा कपास प्राप्त किए जाने के बाद बीजों को ककतन करने द्वारा अलग करने को क्या कहा जाता है? तो इसे कपास ओटना कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा एक चैप्टर ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और फिर इसी के साथ अपन अब नेक्स्ट में मिलेंगे, है ना। सब्जी लेके आ रहा हूँ। जी।